हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आईएसपी सिंप्लीफाइड। और आप ऑफन वंडर करते होंगे कि कैसे जो यूपीएससी में जो सिविल सर्विसेज क्रैक करते हैं, आईएएस हो, आईपीएस हो या आईआरएस हो, वो क्या लिखते होंगे आंसर, है ना। आंसर ऐसा लिखते होंगे जैसे उसको, अगर उसको जो एग्जामिनर चेक कर रहे हैं वो आउट ऑफ द वर्ल्ड फील करते होंगे, शशि थरूर के जैसा फील करते होंगे। तो माय डियर फ्रेंड, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ये है आपको इशिता किशोर मैम, ऑल इंडिया रैंक 1 ऑफ यूपीएससी सीएससी 2022। इनके कॉपी को हम लोग देखने वाले हैं GS1 के, जो विजन आईएएस में इन्होंने खुद से टेस्ट दिया था, उसके कॉपी को हम लोग अच्छे से एनालाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो आप पेशेंस कीजिए, इसको चेक करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द कॉपी ऑफ GS पेपर 1 ऑफ इशिता किशोर मैम, ऑल इंडिया रैंक 1। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट शी हैज़ रिटन। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, ये समझते हैं। फिर हम लोग इनके आंसर को देखेंगे और रिव्यू करेंगे किस तरीके से ये लिखती हैं, ठीक है। हालांकि वी आर नॉट सो मच दैट वी कैन रिव्यू दिस पेपर, बट लेकिन हाँ, रैंक 1 है तो इनके आंसर को हम लोग एक बार देख सकते हैं। विद एग्जाम्पल डिस्कस हाउ द कल्चरल ट्रेडिशन फ्रॉम द वेरियस रीजन्स इन ऑफ इंडिया गेट्स रिफ्लेक्टेड इन रीजनल म्यूजिक। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको एग्जाम्पल के साथ शो करना है, डिस्कस करना है कि कैसे जो है कल्चरल ट्रेडिशंस जो है वो बहुत सारे वेरियस रीजन्स का इंडिया में रिफ्लेक्ट होता है रीजनल म्यूजिक से। तो यहाँ पे आपको कोरिलेशंस क्या दिखाना है, कोरिलेशंस दिखाना है कल्चरल ट्रेडिशन का किस चीज़ से, तो रीजनल म्यूजिक से। तो देखिए, जब इस तरह की क्वेश्चन पूछा ना, इनका सबसे पहला जो मेन काम था वो था मैपिंग। इन्होंने मैप से स्टार्ट किया, मैपिंग वाले सेगमेंट से। आप देखो, इन्होंने इंडिया का मैप बनाया, रफ मैप, एकदम रफ मैप है। पहाड़ी गीत, हिंदुस्तानी म्यूज़िक, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने दिखाया है आपको ट्राइबल म्यूज़िक, कार्नेटिक म्यूज़िक, ठीक है। आप खुद देखो, डिफरेंट रीजन्स को इन्होंने एलोकेट किया है इस पर, और रफली इसको मीरा भजन, तो ये रीजनल म्यूज़िक ट्रेडिशंस को इन्होंने मैप पे दिखा दिया। मैप पे दिखाने से पहले इनकी जो फ्यू लाइन्स है वो देखते हैं। इंडिया रिच एंड डाइवर्स कल्चरल ट्रेडिशंस आर मोस्ट एविडेंट इन द रीजनल म्यूजिक। आप देखिए ऑप्शन से क्वेश्चन जो लिखा है रीजनल म्यूजिक पे, इन्होंने इस टर्म को यहाँ पे यूज़ किया है और उस चीज़ को अंडरलाइन भी किया है। आपको पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाले हैं उनका नज़र इस पे पड़ेगा। अब बिल्कुल ये बताना चाह रही हैं कि हम जो लिख रहे हैं वो सामने एकदम उसी बात पे, उसी फैक्ट पे ये रहने वाली हैं। इस चीज़ को यहाँ पे फोकस कर दिया उन्होंने, ठीक है। फिर उन्होंने मैप दिखाया, मैप से ये जी हो गया कि इनका जो कॉन्टेक्स्ट है रीजनल म्यूज़िक का, वो इन्होंने शो कर दिया इसमें। उसके बाद अब ये कैसे मूव कर रही हैं, तो यहाँ पे ये मैप बनाने के बाद उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया कि सी हैज़ ड्रॉन अ डायग्राम फॉर रीजनल म्यूजिक ट्रेडिशंस। उसके बाद कैसे ये रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ कल्चरल ट्रेडिशन कैसे करता है, तो देखिए अब इन्होंने यहाँ पे कार्नेटिक, फिर इन्होंने कार्नेटिक जो त्रिरत्ना है, कार्नेटिक म्यूज़िक का जो ट्रिनिटीज़ है उसको शो करने की कोशिश की है इन्होंने। ट्राइंगल बनाया है। उसके बाद वो तीनों कौन कौन से होते हैं, तो एक होते हैं तो थगराजा, फिर एक होते हैं मुथुस्वामी दीक्षितर एंड श्यामा शास्त्री। ये तीनों को इन्होंने ट्राइंगल बना के दिखा दिया कि हाँ ठीक है, इतने छोटे स्पेस में ये बता दिया कि हाँ मुझे ये चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ, ठीक है। उसके बाद रिलीजियस एंड कल्चरल एस्पेक्ट को सोसाइटी में दिखाने की कोशिश की गई है। फिर देखिए सेकंड पॉइंट में उन्होंने क्या बताया, पर्शियन इन्फ्लुएंस किस तरीके से कल्चर को वो कर रहा है, ठीक है। हिंदुस्तानी म्यूज़िक पे किस तरीके से पर्शियन का इन्फ्लुएंस रहा है, ये भी इन्होंने मेंशन कर दिया। उसके बाद भक्ति मूवमेंट का क्या इन्फ्लुएंस रहा है हिंदुस्तानी कल्चर पे, ठीक है। तो स्पिरिट ऑफ एंडिंग कास्ट इन डिफरेंसेस, जो भक्ति मूवमेंट चला कास्ट इन डिफरेंसेस को ख़त्म करने के लिए, जैसे मीराबाई का भजन, ये कैसे डिनोट करता है कृष्णा को, ये कैसे रिफ्लेक्ट करता है किस तरीके से कल्चरल एंड म्यूजिकल मिक्स को। तो देखिए ये जो भी पॉइंट्स लिख रही हैं ना, उसमें ये 2 पॉइंट को बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। एक तो कल्चरल ट्रेडिशंस को, और मिक्स कर रही है रीजनल म्यूजिक से, किस तरीके से कल्चरल ट्रेडिशन जो है वो इन्फ्लुएंस रहा है रीजनल म्यूजिक से। अब देखिए ट्राइबल म्यूजिक की बात कर रही हैं, जैसे ईस्टर्न इंडिया की बात कर लें, विच एग्जिबिट्स देन डेली एक्टिविटीज़, और साथ साथ में नेचर के साथ, जैसे नेचर के साथ बाइंड होने का तो काम होता है ट्राइबल्स वाले का। तो ट्राइबल म्यूजिक किस तरीके से एक वननेस को शो करता है नेचर के साथ, ठीक है। चलिए इसी के तरीके से अगर हम लोग देखें, पहाड़ी गीत को इन्होंने लिखा है, ये हिमालयन स्टेट में बेसिकली ये इफेक्ट में आता है, और वो जो पहाड़ी गीत होती है वो नॉर्मली उनके वे ऑफ लाइफ को शो करता है, ठीक है। जैसे चमोली डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड का है, वहाँ के जो गीत होती है उसके लिए बता दिया उन्होंने। अब देखिए इतना लिखने के बाद उन्होंने ये बताया कि गवर्नमेंट किस तरीके से इस पर काम कर रही है। तो जो नया रिसेंट प्रपोजल्स है, म्यूजियम फॉर कार्नेटिक म्यूजिक
खोलने की बात हो रही है, तो इससे वो बता दी है कि कैसे वो इस चीज़ को फोकस कर रही है गवर्नमेंट, कैसे इसका इंपॉर्टेंस दे रही है, ठीक है, जैसे कॉलोनियल माइंडसेट से ब्रेक फ्री करने के लिए, ठीक है। तो देखो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। तो आप खुद सोचो इतने कम वर्ड में लिखना था इसको, और जो क्वेश्चन की डिमांड थी उसको इन्होंने कितने ब्यूटीफुली दिखा दिया है। अगर आप मानो इस मैप को अगर आप वर्ड में लिखोगे तो कम से कम 4 5 6 7 लाइन हो जाएगा ना। अगर इस मैप पे दिखा दे रहे हो तो सिंपल से पर्पस भी पूरा हो जा रहा है और काम भी हो जा रहा है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आखिर उन्होंने क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हाईलाइटिंग द इमरजेंस ऑफ द वर्किंग क्लास मूवमेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, वर्किंग क्लास मूवमेंट की इमरजेंस को हाईलाइट करना है और देन डिस्कस करना है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। तो क्या किस तरीके से वर्किंग क्लास जो था इंडिया का वो हाईलाइट में आया, एंड देन उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, और लिखना हमको है 150 वर्ड में। तो देखिए सबसे पहले जो उन्होंने यूज़ किया है, इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है इन्वॉल्व वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हुज सेक्रीफाइसेस इंश्योर्स आवर टायरिस्ट विद इन इन 1947, ठीक है, डेस्टिनी इन 1947। अब देखिए इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल था ना वो कैसे इन्वॉल्व किया था वेरियस सेक्शंस को, बहुत सारे सोसाइटी और वेरियस सेक्शंस को इन्वॉल्व करके जो हम लोग फाइनल वर्डिक्ट पे पहुंचे थे 1947 में इंडिपेंडेंस पे, वो कैसे मिला था हमें, वो इनकी इन्वॉल्वमेंट से हुई थी, ठीक है। उसके बाद अब तुरंत अब इनको ये दिखाना है कि जो क्वेश्चन पूछा है उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछा है उस पर ये बात करेंगे, इसलिए उन्होंने ये क्या किया, पहले इमरजेंसी ऑफ वर्किंग क्लास लिखा और उसको बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। बॉक्स में डालने का रीज़न क्या हुआ, बॉक्स में डालने का ये रीज़न हुआ कि देख लो जो आप कॉपी चेक कर रहे हो, एग्जामिनर जो भी हो, आप ये देखो कि मैं आउट ऑफ लिंक नहीं जा रही हूँ, मैं यहाँ पे जो मेंशन कर रखी हूँ इमरजेंसी ऑफ वर्किंग क्लास वो मेरा फोकस्ड है। मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, इंट्रो दे दिया, इंट्रो एकदम सिंपल सा इंट्रो है। आप खुद बताइए कोई बहुत बड़ा इंट्रो तो नहीं है, ठीक है, कोई बहुत ही जैसे कहते हैं ना विविड इंट्रोज तो नहीं है जहाँ पे किसी शशि थरूर की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन हाँ देखो इमरजेंसी ऑफ वर्किंग क्लास लिख के इन्होंने बॉक्स बनाया है, इसीलिए बनाया कि आप देख लो कि मैं इससे दूर नहीं जा रही हूँ, ऐसा ना हो कि एग्जामिनर यहाँ से यहाँ चेक करे और आगे बढ़ जाए, ठीक है। अब देखो इमरजेंसी ऑफ वर्किंग क्लास इन द मूवमेंट करके इन्होंने बॉक्स बनाया, उसके बाद आगे मूव किया। तो इसमें लिखा है पहला, इसमें हमेशा इन्होंने हर चीज़ को देखो पॉइंट वाइज दिखाने की कोशिश किया 1 2 3, क्योंकि इनको पता है कि अगर एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है तो उसको पॉइंट वाइज मिलेगा, ज़्यादा ईजी होगा। इधर तो एक्सक्लूडेड बाय द मॉडरेट्स इट वॉज विथ इमरजेंसी ऑफ गांधी जी दैट दे वेयर इन्वॉल्व फुल्ली। एग्जाम्पल NCM को इन्होंने एक बार शो किया, उसी के साथ साथ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन लीग जो था AITUC, कांग्रेस कह लीजिए, लीग कह लीजिए, ठीक है ना। तो इनमें इन्होंने बताया कि सीमेंटेड देयर राइटफुल प्लेस, क्रिएटेड अ यूनिफाइड अप्रोच, एग्जाम्पल जैसे स्ट्राइक्स करके, फिर बहुत सारा वो करके। तो देखिए इन्होंने एक तो आपको बता दिया कि कैसे गांधी जी का अप्रोच कैसे जो लेबर यूनियन होते हैं, ट्रेड यूनियन, उसका कैसा रहा। उसके साथ साथ उसी के साथ देखिए नेक्स्ट दिखाई है विथ disappearance of the handicrafts due to the loss of patronage, the working class forced huge exploitations in agriculture and industry which ignited them to respond। तो बिल्कुल ये कारण बता दिए हैं कि किस लिए इग्निशंस हुआ, किस लिए ये रिस्पॉन्ड किया गया वर्किंग क्लास के द्वारा। उसके बाद आखिर वर्किंग क्लास और सोसाइटी दी थी वो कंट्रीब्यूट किस तरीके से की थी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, इसको दिखाना जरूरी है क्योंकि मेन तो ये तो समझ में आना चाहिए। तो कंट्रीब्यूशन क्या था, तो देखिए यूनाइटेड अंडर द लीडर्स एंड इंस्यूड द मास स्ट्रगल इन NCM नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1920 में हुआ था, एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 1930s में हुआ था, ठीक है। अब देखिए इसमें एक नेम को इन्होंने एग्जाम्पल में दिखा दिया है, लाला लाजपत राय वॉज प्रेसिडेंट ऑफ AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। अब देखिए इनका जो नेक्स्ट पॉइंट है, अप्रोच ऑफ यूनिटी एंड कोऑपरेशन एज गांधी जी एम टू ब्रिज द क्लास डिवाइड। तो क्लास डिवाइड को किस तरीके से ब्रिज किया जा रहा था गांधी जी के द्वारा, जैसे एग्जाम्पल में इन्होंने दे दिया जो मिनरवा जो मिल था, जो मांडला मिल था, तो वही अहमदाबाद मिल की बात हो रही है यहाँ पे। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो हुआ था 1918 में, उसमें उन्होंने ब्रिज जो गैप हुआ था जो सोशलिस्ट क्लास एक तरीके से कह लीजिए या फिर लेबर क्लास के बीच में, उसको उन्होंने कम किया था। फिर NCM को दिखाया है उन्होंने किस तरीके से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ऑपरेसिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही थी उस पर कैसे स्ट्राइक डाउन हुआ था। फिर ब्रिटिश की कंपनीज़ को कैसे उनके इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को कम किया गया था। फिर इस चीज़ में एक चीज़ और दिखा दी उन्होंने, लिमिटेशंस को दिखा दी। लिमिटेशंस के लिए अब देखिए अब देखिए क्वेश्चन के लिए स्पेस बहुत कम बचा, तो इन्होंने क्या किया, एक फ्लो डायग्राम का यूज़ किया, फ्लो डायग्राम, ठीक है। इससे क्या हुआ कि अब इन्होंने अपनी बात रखनी है और कम से कम स्पेस में रखनी है। तो लिमिटेशंस क्या थी, इंटरनल डिविजन्स था, बिल्कुल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लाया। फिर उसके बाद आप देखिए ईजिली डिस्टर्ब बाय, मतलब एक कहते हैं ना कि जो ब्रिटिशर्स थे वो ईजिली उनको वो कर देते थे, मैनिपुलेट कर देते थे, ये भी था। फिर AITUC स्प्लिट भी हुआ था ड्यू टू
कम्युनिस्ट्स। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने लिमिटेशंस में शो कर दी। अब देखिए क्वेश्चन एग्जैक्टली था क्या। एग्जैक्टली क्वेश्चन ये था कि इनको हाईलाइट करना था इमरजेंस वर्किंग क्लास मूवमेंट का और डिस्कस करना था कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द फ्रीडम स्ट्रगल। इन्होंने वर्किंग क्लास मूवमेंट के कॉन्ट्रीब्यूशंस को पूरा दिखाया, साथ में इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में इनकी इंपॉर्टेंस भी बताई, लेकिन हाँ इन्होंने उसके लिमिटेशंस भी बताए कि किस तरीके से लिमिटेड वे में था। तो काफ़ी बहुत ही बेहतरीन वे में लिखा गया आंसर है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखिए, अगर ये इसी तरह किशोर मैम जी ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं होती और आप इस आंसर को पढ़ते तो आपको लगता है ये कितना सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, कितना सिंपल आंसर लिखा है। लेकिन ये सिंपल आंसर ही रिक्वायरमेंट होता है यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस या कहीं के भी एग्जाम की। अगर आप मेंस लिखते हो तो कोई बहुत ज़्यादा आपको लिखना नहीं होता, कि ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश की डिक्शनरी आपके हाथ में होनी चाहिए या फिर बहुत सारे वोकैब आपके हाथ में होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आज ये रैंक 1 है तो आपको लग सकता है पढ़ के थोड़ा सा डिफरेंसेस मन में हो, लेकिन आप खुद देखिए कितना सिंपल और प्लेन लैंग्वेज में यूज किया गया है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, डू यू एग्री विद द व्यू दैट गांधीयन पॉलिटिक्स वॉज इन द सेंस कंटिन्यूएशन ऑफ तिलक्स पॉलिटिक्स। तो इनका कहना है कि क्या आपको लगता है कि जो गांधीयन पॉलिटिक्स था वो एक सेंस में कंटिन्यूएशन था तिलक के पॉलिटिक्स, जो तिलक जी पॉलिटिक्स कर रहे थे उनका कंटिन्यूएशन था। सेम क्वेश्चन यहाँ गांधीयन पॉलिटिक्स और तिलक के पॉलिटिक्स में एक कंपैरिजन करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन में ये कैसे स्टार्ट करती हैं। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल सॉ द डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ वेरियस लीडर्स विद द कॉमन एजेंडा। देखिए एजेंडा तो सेम ही था, स्वराज, हमें आज़ादी चाहिए थी, हमें सेल्फ रूल चाहिए था, लेकिन वेज अलग अलग थे। गांधी और तिलक का रास्ता अलग था, लेकिन मेन जो एजेंडा था स्वराज था। अब इनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में जो पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया कि गांधीयन पॉलिटिक्स एंड तिलक के पॉलिटिक्स में क्या सिमिलरिटीज़ थी। क्या आपको लगता है कि गांधीयन पॉलिटिक्स जो था वो कंटिन्यूएशन था तिलक के पॉलिटिक्स का। तो देखिए कितना सुंदर, आप इसको पढ़ोगे सबसे पहला वर्ड आपको मिलेगा, देखो दोनों में जो डिफरेंसेस हो, अप्रोच में जो डिफरेंसेस हो, लेकिन दोनों का मकसद सेम था, स्वराज। तो यहाँ से एक लिंक मिल गया ना, कि सेंस मिल गया कि हाँ दोनों एक ही पॉइंट पे थे। तो यहाँ से आपको जज करना आसान हो गया, एग्जामिनर को जज करना आसान हो गया। फिर गांधीयन पॉलिटिक्स एज द कंटिन्यूएशन ऑफ तिलक किस तरीके से था, तो देखिए एक्सेप्टिंग रिलीजन इन पब्लिक स्फेयर, गांधी जी ने एक्सेप्ट किया था रिलीजन्स को पब्लिक स्फेयर्स में। गांधी जी इंक्लूडिंग खिलाफत इशूज़ को इंक्लूड किए थे, आपको याद होना चाहिए। तिलक इंक्लूड फेस्टिवल्स लाइक गणेश चतुर्थी। दोनों में देखो कंपैरिजन दिखा दिया गया। गांधी जी किस तरीके से खिलाफत इशू को इंक्लूड किए थे खुद के स्ट्रगल में, तिलक किस तरीके से गणेश चतुर्थी को फेस्टिवल की तरह लाए थे, इंक्लूड किए थे। स्वराज की बात कर लें, स्वराज इज़ द बर्थ राइट ऑफ एवरी सिटीजन वॉज हेल्ड बाई बोथ, ये दोनों का मानना था। तो ये भी सिमिलैरिटीज़ हैं। इसी के साथ इंक्लूजन्स ऑफ मासेस को इन्वॉल्व करना। तिलक होम रूल लीग, गांधी जी का मास स्ट्रगल, दोनों लगभग सेम ही था। तो कैसे सिमिलैरिटीज़ को ये दिखा रही हैं एक तरीके से। अब तिलक क्या थे, हॉट हेडेड थे, कहने को एक्सट्रीमिस्ट थे, लेकिन गांधीयन पॉलिटिक्स और तिलक के पॉलिटिक्स को अगर आपसे नॉर्मल इंटरव्यू में पूछे ना तो आप थोड़ा कंफ्यूज जरूर हो जाओगे। लेकिन इनके आंसर में देखिए आप, इन्होंने गांधीयन पॉलिटिक्स को तिलक के पॉलिटिक्स से दिखाया। कैसे गांधी ने एक्सेप्ट किया रिलीजन को, खिलाफत आंदोलन को, किस तरीके से तिलक ने गणेश चतुर्थी को एक्सेप्ट किया था, सामने लाया गया था। स्वराज दोनों का मुद्दा था, मासेस को इंक्लूड करना दोनों का मुद्दा था। देखिए जो सिमिलैरिटी है दोनों में खोज लिया गया इनके द्वारा, इसीलिए इनको मार्क्स मिल गया इसमें आसानी से, ठीक है। अब इसी तरीके से आप देखिए, जबकि गांधीयन पॉलिटिक्स हैड स्टार्क डिफरेंस, आप देखिए ये इन्होंने बता दिया, कुछ सिमिलैरिटीज जो थी वो बता दिया गया, लेकिन जो स्टार्क डिफरेंसेस था वो भी ये मेंशन कर दिए हैं। क्या ऑन इश्यू ऑफ द कम्युनल हार्मोनी पे दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तिलक जो थे वो अगेंस्ट थे, ठीक है, तिलक थे अगेंस्ट थे, लेकिन 1916 में तिलक फोकस करते हैं स्वराज विद इन द ब्रिटिश राज, लेकिन गांधी कहते हैं क्या, कोऑपरेशन विद द सैथमिक रीजन इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। अब देखिए तिलक वॉज अगेंस्ट ब्रिटिश रिफॉर्म्स, इंडियन सोसाइटी, एग्जाम्पल जैसे सती जो था, सती प्रथा जो 1929 में विलियम बेंटिक के द्वारा हटाया गया था, उसके अगेंस्ट थे तिलक। हालांकि सती के अगेंस्ट तो थे ही तिलक, लेकिन उनका मानना था कि अगर कोई भी कुरीति है हमारे अंदर तो उसको हम लोग खुद ठीक करेंगे, ठीक है। लेकिन उस वक्त जब सती को हटाया जा रहा था तो वो अपोज किए थे कि क्यों ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन गांधी जो थे ना वो एम्ब्रेस किए थे ब्रिटिश के कॉन्शियसनेस को, ठीक है। चलिए तो ये बेसिक आपको पता चल गया। अब देखिए इनका कंक्लूजन देखिए, एज टावरिंग लीडर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल देयर कंट्रीब्यूशन हैज़ बिन monumental in Swaraj for the masses and are relevant even for a new India at 75। India at 75 को ऐड करके इन्होंने इसको कंक्लूड कर दिया है।
अब एक बात बताओ, अगर आपको ये पता ना हो कि सी इज़ ऑल इंडिया रैंक 1, सी इज़ एन IAS ऑफिसर, तो आप कभी बोलोगे? इस आंसर को आप चेक करोगे, लिखा बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन आप ये तो जरूर कहोगे बहुत सिंपल लिखा है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा मेरेकुलस राइटिंग नहीं है। लेकिन आप समझो इस चीज़ को, मेरेकुलस किसी को नहीं चाहिए। मेंस में आपकी बेसिक क्लियर होनी चाहिए और आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए और आप कंक्लूड करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आप देख सकते हो कितना प्लेन आंसर है। तो अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल ISP सिंप्लीफाइड, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी तरह की कॉपी एनालिसिस देखनी है तो वो भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, थैंक यू।